हेलो एंड वेलकम टू लिट लाइट। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे जेई मेन 2022 के जुलाई सेशन के PYQs और आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक के साथ रेडी होंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड की नेमिंग और स्ट्रक्चर क्या होगी। तो जीओसी में ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे और आगे भी देखेंगे जिसमें आपको बस IUPAC नेमिंग और उसकी कॉमन नेमिंग और उसकी स्ट्रक्चर का पता होने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके साथ शुरू करते हैं। तो हम इस गामा को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम पता करते हैं कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होता क्या है। तो हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हमें इसके नाम से पता चलता है कि ये साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन की एक रिंग होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसपे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और ये कार्बल्डिहाइड से हमें क्या पता चलता है, तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, जो CHO ग्रुप लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप, अगर वो हमारे एक साइक्लिक रिंग पे लगा है तो उसकी हम नेमिंग साइक्लो एल्केन कार्बल्डिहाइड ऐसे करते हैं। तो हमारी 6 कार्बन की रिंग है तो इसलिए हम उसे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये हमारा 6 कार्बन की रिंग साइक्लोहेक्सेन और ये कार्बल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारा लगा हुआ है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये गामा क्या होता है। तो गामा हमारी पोजीशनिंग होती है। तो जैसे हम 1 2 3 नेमिंग देते हैं कंपाउंड्स में, अगर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा होता तो हम जस्ट यहीं पे लगा देते एक मिथाइल ग्रुप। तो हमें पता लगाना है कि ये गामा होता क्या है। तो आप जो नोटिस करेंगे, जो CHO ग्रुप की जस्ट जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हमारा 1 पोजीशन होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा पोजीशन। तो जो हमारा 1 पोजीशन है वो हमारा अल्फा पोजीशन भी है। अगर हम उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पे जाएं तो हमारा जो सेकंड पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं बीटा ग्रुप। तो ये हमारा बीटा पोजीशन है। और उसके अगर हम थर्ड कार्बन की तरफ जाएं तो वो हमारा होता है गामा पोजीशन। तो हमारे क्वेश्चन में द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो हमें गामा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। तो हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया तो हमारे गामा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया। तो हम ऑप्शंस में से नोटिस करेंगे, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स से हमें पता लगाना है। तो हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखेंगे। तो हमें पता लगाना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहले तो हम ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर हमें उनके ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड बना हुआ है, इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हमारा ए कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और स्टेटमेंट 2 हमारा है कि ये जो दूसरा कंपाउंड है, इस लेट से कंपाउंड बी इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अबव कंपाउंड ए। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स से हमें क्या पता लगाना है, ऑप्शंस में देखते हैं। हमें पता लगाना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है या फिर दोनों में से कोई एक करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो ये हमारे ऑप्शंस है। तो पता लगाने के लिए पहले तो हम इस कंपाउंड को देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इस कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए। तो जो हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कायरल कार्बन है जो मैंने स्टार से मार्क किया हुआ है। तो इस कायरल कार्बन के होने के कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि जिन कंपाउंड्स में एक सिंगल कायरल कार्बन होता है वो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि वो लाइट को बेंड कर देगा, लाइट को पोलराइज कर देगा। तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। तो हमने नोटिस किया इससे कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द कंपाउंड ए इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है, तो हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट हमें बोलता है कि दिस कंपाउंड इज द मिरर इमेज ऑफ द अबव कंपाउंड ए। तो उसके लिए हमें ऐसे देखने से कंपाउंड तो पता नहीं चल रहा कि वो मिरर इमेज है कि नहीं। तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग RS नेमिंग का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें हम RS नेमिंग का यूज़ करते हैं।
जो आर होता है और जो एस होता है, उन दोनों से हमें पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि दोनों कंपाउंड में सिंगल कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अगर उस कायरल कार्बन के अराउंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर दोनों की अपोजिट हो गई तो दोनों एनांशियोमर्स हो जाएंगे, और अगर दोनों की सेम हो गई तो दोनों एनांशियोमर नहीं होंगे। तो आपको पता होगा कि एनांशियोमर क्या होता है। एनांशियोमर होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। मतलब कि अगर ये मैं अपने दोनों हाथ ऐसे रखूँ तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, एंड दोज मिरर इमेजेस दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। मतलब वो मैं एक के ऊपर एक रखूँ तो वो एक दूसरे से ढके ना। मतलब आप देख सकते हैं कि मेरे थंब अलग अलग है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो दोनों हाथ है वो एनांशियोमर एक दूसरे के। तो हमें चेक करना है सिमिलरली कि ये दोनों कंपाउंड एनांशियोमर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें डायरेक्टली तो पता नहीं चल रहा, तो हम आर एस नेमिंग का यूज़ करेंगे। तो आर एस नेमिंग के लिए सबसे पहले हम उसकी कंपाउंड की जो हम प्रेफरेंस ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा कायरल कार्बन ये है, और इस केस में हमारा कायरल कार्बन ये वाला है। तो ये हमारा कायरल कार्बन है यहाँ पे। तो हम दोनों में पहले प्रेफरेंस डिसाइड कर लेंगे। तो पहला प्रेफरेंस हमने NO2 को दिया है। ये नेमिंग जो प्रेफरेंस है वो CIP रूल के थ्रू होती है। CIP रूल में हम चेक करते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है और दोनों अगर आइसोटोप्स हैं तो जैसा ग्रेटर मास है उसको प्रेफरेंस देंगे। और जैसा अगर इस कंपाउंड में देखें तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, इस तरफ जो लगा हुआ है और जो इस तरफ लगा है, दोनों सेम है, लेकिन हम इस ऐसे केस में हम सिस वाले आइसोमर को ट्रांस वाले से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस हमने NO2 को दिया, देन हमने सेकंड प्रेफरेंस दिया सिस वाले ग्रुप को, एंड देन हमने थर्ड प्रेफरेंस दिया ट्रांस वाले ग्रुप को, एंड फोर्थ प्रेफरेंस को हमने दिया H मतलब हाइड्रोजन को। तो सिमिलरली हमने दूसरे कंपाउंड में प्रेफरेंस ऑर्डर किया। पहला कंपाउंड हमने NO2 को दिया, प्रेफरेंस हमने NO2 को दिया, सेकंड प्रेफरेंस हमने सिस कंपाउंड को दिया, एंड थर्ड प्रेफरेंस हमने ट्रांस ग्रुप वाले को दिया, देन एंड फोर्थ हमने हाइड्रोजन को दिया, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन या फिर जो लीस्ट प्रेफरेंस का ग्रुप है वो हमारे ऑपोजिट साइड पे लगा है, मतलब वो डैश पे लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा आर एस नेमिंग क्या होगा, क्योंकि हमारे दोनों केसेस में हाइड्रोजन जो है वो डैश पे लगा है। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रेफरेंस वाइज वो कैसे रोटेट हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 1 से 2 से हम 3 जा रहे हैं, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फोर्थ ग्रुप हमारा पहले से ही डैश पे है, इसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे, मतलब उसको इग्नोर कर देंगे और 1 से 3 की तरफ जाएंगे। तो हमारा 1 से 3 की तरफ हम गए तो हमने देखा कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड में हम 1 से 3 की तरफ गए तब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है। तो अगर ऐसे केस में हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये हमारी एस कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। तो हम ऐसे रोटेट करें, हमारी एस कन्फिग्रेशन होगी। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो वो हमारा आर कन्फिग्रेशन होगा। सो इन दिस केस वी गेट दोनों कंपाउंड्स एस कन्फिग्रेशन है, तो इसका मतलब ये कि दोनों सेम ही कंपाउंड है दोनों की, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है उस कायरल कार्बन पे, तो दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी सेम है। और अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों की सेम है, मतलब वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो वो एनांशियोमर भी नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एस कंपाउंड्स हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो हैंस दीज आर नॉट एनांशियोमर्स। तो हमने इससे पता लगाया कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 है ऑप्टिकल एक्टिव, ये तो ट्रू था, और स्टेटमेंट 2 जो है कि ये मिरर इमेज भी है, तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट आया। तो क्योंकि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट व स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो ऐसे करके हमने ऑप्टिकल आइसोमर का हमने इस क्वेश्चन में देखा, यूज़ देखा, और दोनों स्टेटमेंट हमने चेक किए कि करेक्ट है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जेईई के पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे।
एंड आई एम श्योर कि आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजिली से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब जब बच्चे थे तब भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे मैचिंग के, तो ए को इससे मैच करना है, बी को इससे मैच करना है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पायरो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। तो लेफ्ट साइड पे कंपाउंड्स को देख लें और राइट साइड पे जो टर्म्स लिखी हैं इन टर्म्स को भी देख लें एक बार। तो हमने ये देख लिया, तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा स्पायरिन होता है, इसमें देखा कि स्पायरो कंपाउंड लिखा है, तो ये हमारा जो स्पायरो कंपाउंड होता है इसका मतलब होता है कि ये एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 और मोर रिंग्स होती हैं, और जो 2 और 3 रिंग्स जो उसमें कनेक्टेड हैं, एटलीस्ट 2 रिंग्स जो कनेक्टेड हैं वो सेम एटम से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समझ लीजिए 2 रिंग या फिर 2 से ज़्यादा रिंग्स हैं वो आपके कंपाउंड में हैं, और उसमें से कम 2 रिंग सेम एटम से कनेक्टेड है। मतलब अगर मैंने ऐसे बनाया तो देख सकते हैं कि इसमें ये सेम एटम यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसको हम एक स्पायरिन बोलेंगे। तो हमारे ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा एक स्पायरिन हो गया। ये एक एग्जांपल है स्पायरिन का, क्योंकि इसमें देखिए 2 रिंग्स हैं और एक सेम कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो एक हमारा स्पायरो कंपाउंड और स्पायरिन कहेंगे इसको। तो नेक्स्ट हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं कॉन्जुगेटेड प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर विद डीलोकलाइज पाई क्लाउड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन में देखा होगा कि उसमें डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर एक सिंगल बॉन्ड आता है, ऐसे करके वो एक रिंग में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है इक्वली डिस्टेंस पे, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। और वो कॉन्जुगेटेड प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर, मतलब वो प्लेनर कंपाउंड होगा, बेंजीन जैसे एक प्लेनर कंपाउंड होता है विद डीलोकलाइज पाई क्लाउड, मतलब उसमें एरोमेटाइजेशन होता है और उसमें रेजोनेंस होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। और ये जो है वो हमारा हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब 4n+2 उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में भी 2 और उससे ज़्यादा रिंग्स हो सकती हैं, लेकिन बाईसाइक्लो लिखा है तो मतलब उसमें 2 ही रिंग्स होंगी, ठीक है। तो उसमें जो 2 रिंग्स हैं उसमें कम से कम 2 एटम्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए। मतलब कि जैसे हमने रिंग बनाए तो हमारे उसमें से 2 एटम्स जो हैं वो कॉमन है। जो बी कंपाउंड में देख सकते हैं जो रिंग है ये भी दूसरी रिंग है, और इसमें जो ये है 2 एटम्स बीच के, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा एक बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाम से ही पता चलता है, हेट्रो मतलब अनदर एटम, और साइक्लिक तो मतलब कि वो एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो साइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कि एक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग्स में कार्बन एटम है और साथ में एक अदर एलिमेंट है। अदर एलिमेंट जैसे उसमें एक नाइट्रोजन हो गया, उसमें एक ऑक्सीजन हो गया, या फिर उसमें एक सल्फर हो गया, और ऐसे हो सकते हैं रिंग्स में अदर एटम्स। तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो हमने टर्म्स पता लगा ली। तो मैंने इसमें से बताया कि हमारा सी एक स्पायरेन है और स्पायरो कंपाउंड इसे बोलेंगे। बी हमारा एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ए देखेंगे तो ये हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, और ये नॉन प्लेनर भी है। जो हमारा ए है वो नॉन प्लेनर है और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये थर्ड है। और डी हमारा जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कैसे, क्योंकि इसमें जो ओ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमारा रेजोनेंस में पार्ट लेके इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ए जो है वो हमारा थर्ड है, देन बी हमारा जो है वो एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो चेक करेंगे ऑप्शंस में से, ए थर्ड, बी 4, सी 1 एंड डी इज सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ए नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बी बाईसाइक्लो कंपाउंड, देन सी स्पायरो कंपाउंड, एंड डी एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड ऑप्शन।
तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। सिंपल मैचिंग करनी थी, ये बचपन से मैचिंग करते आ रहे हैं, अभी भी मैचिंग का क्वेश्चन मिला तो हमने इसमें सिंपली पता लगाया कि ये कंपाउंड कैसे हैं, और जो टर्म्स है हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। मैंने पिछले पीवाई की सेशन में भी बोला था कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू आउट हमें टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, इससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन ऑफ विच कंपाउंड शोज लोएस्ट pKa वैल्यू। pKa वैल्यू का क्या रिलेशन है और हम पता कैसे लगाएंगे कि लोएस्ट pKa वैल्यू कैसे होगी। तो मार्क्ड प्रोटॉन उसने कहा, ये मतलब H, सेम ही मीनिंग है। मार्क्ड प्रोटॉन मतलब जो हमारा मार्क्ड हाइड्रोजन एटम है। तो हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, ABCD हमने देख लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट pKa वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो लोएस्ट pKa वैल्यू उस कंपाउंड की होगी जिसका सबसे हाईएस्ट एसिडिक नेचर है। मीन्स हायर द एसिडिक नेचर लोअर द pKa वैल्यू। मतलब एसिडिक नेचर pKa वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर उतना कम pKa वैल्यू। तो जो कंपाउंड जिसमें सबसे लोएस्ट pKa वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बस पता लगाना है कि हमारा सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, कौन सा हाइड्रोजन हमारा आसानी से रिलीज़ हो जाएगा। इसका मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो आसानी से रिलीज़ हो जाएगा। तो पता लगाते हैं। तो एसिडिक नेचर पता लगाने के लिए जो हमारा कंपाउंड का एसिडिक नेचर होगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी किसकी? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। ठीक है, जो उसने अपना H दे दिया उसके बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, और उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। मतलब उसका एसिडिक नेचर सबसे हाईएस्ट होगा, और सबसे हाईएस्ट एसिडिक नेचर मतलब उसकी pKa वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी। तो फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड है CH2COH, और उस पर जो H लगा है हमने H को रिमूव किया तो नेगेटिव चार्ज आया। वो नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल इस कंपाउंड में इसलिए है क्योंकि जो O एटम है, ये जो दोनों O एटम्स हैं, ये और ये दोनों क्रॉस रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो क्रॉस रेजोनेंस मतलब कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर गया तो ये इधर ऐसे इसमें अपना डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये दोनों ऐसे इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज C का है ये अगर इस पर देगा तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा और उतनी आसानी से ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है CH2COCH3, ये कीटोन है। तो इसमें हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो आराम से इसमें कॉन्जुगेशन में पार्ट ले लेगा, क्योंकि ये जो O है ये किसी और के साथ, दूसरे O एटम के साथ इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में। तो इसका आसानी से नेगेटिव चार्ज ये लेके इसके साथ रेजोनेंस शो कर सकता है। और क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज O पे है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आसानी से रेजोनेंस शो करेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड कंपाउंड है जिसमें बेंजीन अटैच्ड है, और इस पे हमारा हाइड्रोजन लगा है, और राइट साइड में हमारी तरफ एक कीटोनिक कंपाउंड ही है। तो ये एक कीटोनिक ग्रुप लगा है। जब हमने इस H को निकाला और हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बना, जो नेगेटिव चार्ज आया, वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा इस केस में। मोस्ट स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा बेंजीन है ये इस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेगा। ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन कंपाउंड में ही डीलोकलाइज हो जाएगा और रेजोनेंस का पार्ट लेगा। प्लस इसके साथ ही बेंजीन एक -I इफेक्ट दिखाता है। -I इफेक्ट दिखाता है तो वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, तो उससे उसका नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। देन हमारे राइट साइड पे जो O है वो भी रेजोनेंस का पार्ट बनेगा इस केस में। तो जो O हमारा है ये भी नेगेटिव चार्ज का पार्ट बन रहा है, क्योंकि तो इसका रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज़्यादा आएंगे।
और ये आसानी से रेजोनेंस भी कर रहा है, जो हमारा O है। नेक्स्ट कंपाउंड में देखेंगे कि हमारा O जो है वो अगेन फिर से क्रॉस रेजोनेंस में इवॉल्व है दूसरे O के साथ, इसके साथ भी ये रेजोनेंस करेगा। तो इसलिए इस केस में जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना हमारे थर्ड केस में स्टेबल है। इसमें हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट स्टेबल रहेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस रहेगा। मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस रहेगा तो इसका एसिडिक नेचर सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट एसिडिक नेचर होगा तो उसकी पी की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। क्योंकि ऑप्शन सी का जो हाइड्रोजन है वो सबसे मोस्ट एसिडिक है, तो उसकी पी की वैल्यू भी सबसे लोएस्ट रहेगी। तो इस केस में हमें बताना था कि पी की वैल्यू सबसे लोएस्ट किसकी रहेगी। हमने क्या करा, पहले कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करी। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मोर द स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमारा मेन कंपाउंड है वो उतना अच्छा एक एसिड होगा, उसका हाइड्रोजन उतना ही एसिडिक होगा और उसकी पी की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन ऑफ जीओसी। इसमें भी हमने इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपने अच्छी खासी थ्योरी पर रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग बहुत इजी क्वेश्चन से करी थी, फिर हम धीरे धीरे अभी लेवल हमने बढ़ाया है। नेक्स्ट हमारा फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। तो देख सकते हैं मैचिंग अभी भी है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन मैचिंग के आ गए, वो भी सेम ही सेशन में दूसरा मैचिंग का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो हमने इसमें मैच क्या करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। और दे क्या रखा है, लिस्ट 1 में हमें मिक्सचर दे रखा है और लिस्ट 2 में हमारा प्योरीफिकेशन प्रोसेस है। तो हमें मिक्सचर और प्योरीफिकेशन प्रोसेस हमें इसमें मैचिंग करनी है। तो पहला है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, then benzoic acid and naphthalene, then water and aniline, and then लास्ट में naphthalene and sodium chloride। ये 4 कंपाउंड है हमारे पास, 4 कंपाउंड नहीं सॉरी 4 मिक्सचर्स हैं हमारे पास। और हमारे प्योरीफिकेशन प्रोसेस में 4 ऑप्शन जो हैं वो है स्टीम डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो चारों मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए 4 प्योरीफिकेशन प्रोसेस है और हमें पता लगाना है कि कौन सा बेस्ट प्रोसेस रहेगा। देन ओके, तो क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन से शुरू करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ही क्यों, डिस्टिलेशन इसलिए क्योंकि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का वो होता है 334 केल्विन और जो हमारा एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 457 केल्विन। ठीक है, तो ये इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो क्लोरोफॉर्म का और एनिलीन के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में हम इतना बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, मोर देन 100 का डिफरेंस है ये। तो क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 25 केल्विन है, तो इसको हम बहुत आसानी से डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। देन नेक्स्ट हमारा है बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन। बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ही क्यों, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड है और जो नैप्थलीन है इसके हमने PYQs में देखा कि जो बेंजोइक एसिड है वो हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है, वो कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता लेकिन वो हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है। लेकिन दूसरे साइड जो नैप्थलीन होता है वो इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब वो कोल्ड वाटर में भी इनसोल्यूबल होता है और वो हॉट वाटर में भी इनसोल्यूबल होता है। तो हमारा बेंजोइक एसिड तो हॉट वाटर में सोल्यूबल है लेकिन हमारा नैप्थलीन सोल्यूबल नहीं है, दोनों केसेस में नहीं है सोल्यूबल। तो हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड को पहले तो हॉट वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, देन वी विल लेट इट कूल। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसका क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, उसके जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नैप्थलीन तो हमारा उसमें सोल्यूबल ही नहीं है तो वो पहले ही अलग हो जाएगा और बेंजोइक एसिड को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वाया क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा वाटर एंड एनिलीन। तो वाटर और एनिलीन को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो एनिलीन होता है वो हमारा स्टीम वॉलेटाइल होता है। एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा 457 केल्विन होता है
और वाटर का 373 केल्विन होता है। तो डिफरेंस इन दोनों का भी बहुत है। और इसमें स्टीम डिस्टिलेशन इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो एनिलीन स्टीम वॉलेटाइल होता है, तो उस पर स्टीम की वजह से वो भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे आसानी से। देन नेक्स्ट हमारा नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड है, इसको सब्लिमेशन से कर सकते हैं। तो नैप्थलीन के आपने बॉल्स भी देखे होंगे, आपके घर पे नैप्थलीन बॉल्स आते हैं, वो रखते हैं कपड़ों के बीच ताकि उसमें कीड़े वीड़े ना लगे, मॉस वगैरह ना आए। तो वो इवेपोरेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वो सब ईजिली मतलब रूम टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाता है, वो सब्लिमेबल कंपाउंड होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड, वो हमारा जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो नॉन वोलेटाइल होता है। रूम टेम्परेचर पे आप देखते हैं कि वो वेपराइज तो नहीं हो रहा है कहीं पे, वो मतलब खाने में हम खाते हैं वो वेपराइज नहीं हो रहा है। तो नैप्थलीन और सोडियम क्लोराइड को हम बहुत ईजिली सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन इज डन बाय sublimation, distillation. Chloroform and aniline is done by distillation. Then benzoic acid and naphthalene, ये हमने करा था क्रिस्टलाइजेशन से। वाटर एंड एनिलीन को हमने करा स्टीम डिस्टिलेशन से, एंड नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड को हमने करा सब्लिमेशन से। ए का थर्ड हमने चेक करा बी, सी एंड डी में है। देन बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन का क्रिस्टलाइजेशन है, इसका फोर्थ है, तो सी एंड डी में इसका फोर्थ ऑप्शन है। देन वाटर एंड एनिलीन को हम स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे, तो सी का 1, तो डी ऑप्शन जो है हमारा, एंड डी का 2, नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड का सेकंड सब्लिमेशन, तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है इसका। तो मैचिंग का ये भी इजी क्वेश्चन था। इसके लिए आपको सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। सो सबसे फियर्ड असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बताना है कि वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है कि नहीं। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में एज ऑलवेज हम पहले असर्शन और रीज़न दोनों को पढ़ेंगे और फिर हम सोचेंगे कि दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं है। तो पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं कि गलत हैं। तो देखते हैं असर्शन में हमने देखा कि असर्शन ये हमारा लिखा है, इसके साथ डायग्राम भी बना है और रीज़न एक छोटा सा लिखा हुआ है। तो assertion is 6 aniline, then 8 aniline and 6 10 aniline, सारे anilines हैं, are respectively aromatic, not aromatic and aromatic। मतलब 6 aniline is aromatic, 8 aniline is non-aromatic and 6 10 aniline is aromatic। और हमारा रीज़न है प्लेनरिटी इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम्स। तो आपने जब एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने हैकेल पढ़ा होगा, और दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि प्लेनरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए। तो रीज़न वही दे रखा है कि प्लेनरिटी इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। हमने रीज़न देखा, हमने पता चल गया कि रीज़न ट्रू है। तो सी ऑप्शन तो सही आंसर नहीं हो सकता। देन रीज़न इज़ करेक्ट। हम अब असर्शन से चेक करेंगे कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं है। तो असर्शन में 6 एनिलीन जो हमारा बेंजीन है, सभी को पता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। सेकंड हमारा 8 एनिलीन जो है वो नॉट एरोमेटिक होता है। हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग उसमें अगर 4 n-pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 n-pi इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो 4 के मल्टीपल्स जैसे 4 8 अगर ऐसे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो वही लिखा है कि नॉट एरोमेटिक। तो हमारा 8 एनिलीन जो है वो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 8 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सिस 10 एनिलीन में हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता होगा कि उसमें अगर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक होना चाहिए। हमने काउंट करा इसमें 2 4 6 8 एंड 10 कितना होता है 4n+2 में ही आता है। तो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन इसमें जो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है, जो हमारा कंपाउंड प्लेनर भी होना चाहिए, ये उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो सिस 10 एनिलीन में जो दोनों हाइड्रोजन है हमारे, जो फर्स्ट एंड 6th पोजीशन पे हमारे हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच्ड हैं,
ये हाइड्रोजन ग्रुप्स एक दूसरे से ही रिपल्जन कर देते हैं, स्टेरिक रिपल्शन होता है, एक दूसरे से इंटरफियर करने के बाद जो ये है ये कंपाउंड को नॉन प्लीनर बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं रहता। तो इन दोनों हाइड्रोजन की करामात के कारण हमारा जो कंपाउंड है वो प्लेनर ही नहीं रहा, तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं रहेगा। तो जो हमारा सिस्टीन एनिलीन है ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये हकलसुल को सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ये प्लेनरिटी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो हमने पता चला इससे कि हमारा जो एजर्शन है, एजर्शन तो फिर हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी of functional groups in naming an organic compound as per IUPAC system of nomenclature is। अच्छा, तो मैंने पढ़ा इसमें अगेन IUPAC आ गया फिर से। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको अगर प्रायोरिटी ग्रुप पता है, प्रायोरिटी नेमिंग पता है, आपको IUPAC के लिए क्वेश्चन हो गया, बस देखा आपने मार्क कर दिया। तो लेट्स मूव ऑन टू द IUPAC प्रेफरेंस ऑर्डर। तो हमारा IUPAC प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रेफरेंस देंगे COH, देन हमारा सल्फोनिक एसिड है SO3H, देन एसिडिक एनहाइड्राइड है, देन हमारा एस्टर है, देन हमारा जो है वो COX जो हमारा रहता है बेंजोइल क्लोराइड जैसे हो गया, मतलब ये COX जो है हमारा हो गया। देन अमाइड आ गया, देन हमारा CN ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, देन आइसोसाइनाइड ग्रुप है, देन हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, देन कीटोनिक ग्रुप है, देन वी हैव हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है, देन हमारे पास थायो ग्रुप है, एंड देन हमारे पास अमीन वाला ग्रुप है। तो हमने नोटिस करा COH, देन SO3H, देन COO, देन COOR, देन COO, देन COX। X यहाँ पे एक हेलोजन के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। ये हमारा एक हेलोजन हो गया। Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है, I हो सकता है ये। देन CONH2, देन CN, देन NC, देन CHO, देन CO, देन OH, देन SH एंड लास्ट में NH2। तो ऑप्शंस में से चेक करेंगे, CO के बाद ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा COOH दे रखा है, देन CONH2 है, COOH देन CONH2 करेक्ट, देन COCl। तो यहाँ पे गलत हो गया, CONH2 बाद में है और COCl पहले होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। देन सेकंड ऑप्शन है SO3H, देन COCl, देन CONH2 एंड देन CN। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन थर्ड ऑप्शन देखेंगे, COR के बाद COCl है, देन NH2 है, NH2 एकदम लास्ट में है, उसके बाद हमने कीटोन दे रखा है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। देन लास्ट वाले में COH है, देन COR है, देन CONH2 है, देन COCl है, अगेन CONH2 पहले दे रखा है COCl के, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है बी। तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजोनॉइड कंपाउंड। इतना आसान क्वेश्चन है, बस पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड बेंजोनॉइड नहीं है। बेंजोनॉइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन रिंग देखा तो ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है, बी में नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसकी और एक्सप्लेनेशन है, बी जो हमारा है वो एंटी एरोमेटिक भी है क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, इसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन हैज़ टब शेप स्ट्रक्चर। टब शेप स्ट्रक्चर मतलब कि वो एक टब की तरह है, जो है वो एक टब की तरह है, तो वो प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर नहीं है तो अगेन वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा।
और उसमें बेंजीन रिंग भी नहीं है तो वो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी मेंस में आ रखा है, तो बस फ्री के मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। कितने सारे क्वेश्चंस हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर। हकल्स रूल पता होना चाहिए और प्लेनरिटी पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चंस हो गए। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, लगाते हैं इसमें हकल्स रूल और प्लेनरिटी। कंपाउंड ये प्लेनर है, हाँ, इसमें हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन अग्रीड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यह हकल्स रूल को भी सेटिस्फाई करता है, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, फॉलो करता है। देन सी ऑप्शन हमने देखा था कि ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है तो ये एरोमेटिक भी नहीं है, सी ऑप्शन हो गया गलत, तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में देखा आपने नॉट एरोमेटिक तो है ही नहीं, ये बेंजोनॉइड कंपाउंड है। बेंजोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमारा जो नॉट एरोमेटिक है वो सी ऑप्शन है। तो ये क्यों है? फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट शुड बी प्लेनर एंड द कंपाउंड शुड फॉलो हकल्स रूल। तो जो हमारा कंपाउंड होता है वो प्लेनर होना चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हमने ये देखा इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है, हमने सी ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दी कि वो नॉट एरोमेटिक है क्योंकि वो प्लेनर नहीं है, तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इज। तो डाइजोनियम सॉल्ट हमारा क्या होता है? वो एक कटायन होता है। डाइजोनियम के बारे में बात करा तो हमने कटायन हुआ, सॉल्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसमें Cl ग्रुप भी अटैच्ड है, तो हमने से सॉल्ट बोल दिया। तो अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो ये हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें भी ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो वो हमारा एक डाइजोनियम सॉल्ट होगा। ओके, सो अब बात करते हैं कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसमें से हमारा कौन सा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या होगा। तो हमने कंपाउंड्स देखे तो अब हम पता लगाते हैं कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि डाइजोनियम सॉल्ट एक कार्बोकटायन, सॉरी नॉट कार्बोकटायन, एक कटायन होता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट एक कटायन होता है, तो हम उस कटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो जो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसका मतलब कि बस हमें उस डाइजोनियम आयन जो है उस कटायन के बारे में हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो फर्स्ट पे गए हम, ये ए ऑप्शन में जो हमारा कंपाउंड है उसमें N2Cl, ये हमारा और इसके साथ OCH3 लगा है। OCH3 प्लस M ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा अपने प्लस M से। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज घूम के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे आएगा, तो ये हमारा जो O ग्रुप है वो अपने प्लस M इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर देगा। नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट कंपाउंड है, उसमें हमारा NO2 लगा है। NO2 हमारा -M है और -I ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, जो प्लस चार्ज घूम के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो आते हैं ये उनको डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज कैसे करेगा, ये अपना -M है इसमें, तो ये प्लस चार्ज अपनी मतलब प्लस चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा और -I से ये और अपनी तरफ खींचेगा। देन हमारा N2Cl है, ये हमारा नॉर्मल डाइजोनियम सॉल्ट है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लगा है। और हमारे लास्ट में Cn है, Cn अगेन -M है और एक -I ग्रुप है, तो अगेन ये डिस्टेबलाइज करेगा। तो -M तो दोनों में ही है और -I भी दोनों में है, तो हम -I का हम चेक करेंगे कि -I स्ट्रॉन्ग किसका ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -I होगा वो उतना ही कार्बोकटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। तो सबसे पहले तो हमने पता लगा लिया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें हमारा प्लस M ग्रुप लगा है, OCH3 वाला। हमारा ए ऑप्शन जो है वो सबसे मोस्ट स्टेबल है, तो ए ऑप्शन सबसे मोस्ट स्टेबल है। नेक्स्ट जो है हमारा, हमें बी और डी में पता लगाना है कि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी। तो जिसका -I कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों?
क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव आई से डीस्टेबलाइज होता है। तो नेगेटिव आई से वो डीस्टेबलाइज होगा, तो अगर कम माइनस आई होगा तो वो मोर स्टेबल कंपाउंड होगा। तो हमारा कम माइनस आई जो है वो जो हमारा CN ग्रुप है उसका माइनस आई NO2 ग्रुप से कम होता है। तो जो हमारा CN ग्रुप है मतलब D जो है वो हमारा वो विल बी मोर स्टेबल देन B। ओके, नेक्स्ट इज कि हमारा ए मोर स्टेबल है, देन हम नॉर्मल डाइजोनियम सॉल्ट C आएगा उधर, क्योंकि डीस्टेबिलिटी नहीं है उसमें, वो नॉर्मल है। देन हमारा जो B और D ऑप्शन है उसमें स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो हमने लास्ट में लगाया। तो A C D B हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। A जिसमें प्लस M है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, देन C उसमें नॉर्मल है एकदम, और D जिसमें माइनस M और माइनस I से स्टेबिलिटी कम हो गई, लेकिन CN का माइनस I कम होने के कारण, NO2 से कम होने के कारण वो B से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो ACDB होगा। ACDB जो हमारा है वो हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। तो B ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो हमने डाइजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी चेक करी। तो ये एक स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जुलाई सेशन में ये जो था ये इतने ही क्वेश्चंस थे GOC के ऊपर। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें लगाना है, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। हमारे पास ये चारों कंपाउंड दे रखे हैं, इन चारों कंपाउंड में देख लें NO2 ग्रुप से एंड OCH3 ग्रुप से, मतलब ये मिथॉक्सी ग्रुप कहते हैं इसको और एक नाइट्रो ग्रुप कहते हैं इसको। सो वी हैव मिथॉक्सी ग्रुप्स एंड नाइट्रो ग्रुप्स अटैच। तो हमें बताना है कि डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर में हमें लगाना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एसिडिक नेचर मोर मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड है उसका कॉन्जुगेट बेस वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। जो कंपाउंड जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो कंपाउंड उतना ही अच्छा एसिड है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे। तो कॉन्जुगेट बेस मतलब कि हम इस H को हटा के यहाँ पे O पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारा एक कॉन्जुगेट बेस हुआ। सब हमने यही करा कि हमने H हटा के उसमें एक नेगेटिव चार्ज वहाँ पे लगा दी। तो फिर हमने क्या करना है, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो फर्स्ट हमने इसको ऑर्डर में लगा दिया। क्यों आया ये ऑर्डर हम डिस्कस करते हैं। NO2 ग्रुप होता है वो -M इफेक्ट लगाता है और वो -I भी होता है। सो जो हमारा -M होता है वो -I के ऊपर डोमिनेट करेगा। NO2 ग्रुप्स एंड OCH3 ग्रुप्स में जो हमारे मोस्टली सारे कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट हेलोजेंस, हमारा जो -M इफेक्ट होता है वो -I इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आएगा, तो इसके -M के कारण ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि ये और डीलोकलाइज हो जाएगा। ये NO2 ग्रुप में भी डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये और स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा NO2 जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के बाद ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, तो ये हमारा मेटा पोजीशन पे तो नहीं आएगा। तो ये जो मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा तो वो अपना -M इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, तो उसके पास ओनली -I इफेक्ट है। और नेक्स्ट में हमारा जो OCH3 ग्रुप है ये अगेन मेटा पोजीशन पे लगा है। तो हमारा OCH3 ग्रुप क्या करता है, ये +M इफेक्ट और -I इफेक्ट शो करता है। तो +M इफेक्ट से वो नेगेटिव चार्ज और डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमारा वो लास्ट में आएगा।
देन हमारा मेटा पे वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो हमारा थर्ड जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में है वो माइनस आई इफेक्ट के कारण OCH3 वाला जो मेटा पे लगा है वो हमारा थर्ड पे आएगा। एंड लास्ट में जो हमारा OCH3 पैरा पोजिशन पे लगा है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज घूम के पैरा पोजिशन पे आएगा और अगेन ये अपने प्लस एम इफेक्ट से उसको और डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है। अगेन ऑर्डर चेक करते हैं। मोस्ट स्टेबल इज NO2 एट पैरा पोजिशन, क्योंकि वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। माइनस एम इफेक्ट से वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और उसको और डीलोकलाइज कर देगा, बिकॉज उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट NO2 ग्रुप मेटा पोजिशन पे लगा है, तो वो ओनली अपना माइनस आई इफेक्ट शो कर पाएगा। जो NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है वो OCH3 के मिथॉक्सी ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा आसानी से इसको स्टेबलाइज करेगा। देन हमारा OCH3 एट मेटा पोजिशन। देन लास्ट में हमारा फिनॉल के साथ जो OCH3 है वो पैरा पोजिशन पे लगा है, तो अपने प्लस एम इफेक्ट के कारण उस नेगेटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज करेगा, तो हमारा लीस्ट स्टेबल कंपाउंड जो होगा वो ये होगा। तो इसका ऑर्डर हमें आया ABCD, तो जो हम इसमें दे रखा था वही हमारा ऑर्डर आ गया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। तो हमने आज के सेशन में जुलाई के JEE मेन 2022 के सारे PYQs कवर कर लिए होंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने इस सेशन में क्वेश्चंस करते टाइम एंजॉय किया होगा। आपसे क्वेश्चंस बन गए होंगे तो आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी बने होंगे तो आपने उनके सोल्यूशन देखे तो आपको समझ आ गया होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को अपने फेलो JEE और नीट के एस्पिरेंट्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारे JEE एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें हमारे PYQ सेशंस का। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।